माँ, अरे तुम यहाँ रसोई में क्या कर रही हो? तू आ गई बेटी। कल कार्तिका ने कहा था मुझे कि वो खेल कर आकर चूरमा खाएगी, तो बस वही बना रही थी, बन गया। अरे ये सब भाभी ने बोला होगा उसे, ताकि आपसे काम करवा सके। वैसे भाभी कहाँ हैं? वो बस अभी सारा काम निपटा कर अपने कमरे में आराम करने गई है। तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ। मुझे नहीं खाना अभी कुछ तुम्हारी। वो महारानी बहू उठेगी तो वही बनाएगी कुछ। अरे कार्तिका आ गई, तू खेल कर जा। अपनी माँ को उठा और बोल, बुआ आई है। निशा अपने कमरे से बाहर आती है। अरे दीदी, आप कब आई? ये लो, पड़ोसियों को भी मेरे आने की खबर हो गई, लेकिन आप ही को पता नहीं है। वो बस थोड़ी आंख लग गई थी, मैं अभी आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। यह है नंदनी, निशा की ननद, जो हर वक्त अपनी भाभी के खिलाफ अपनी माँ के कान भरती रहती है। नंदनी कुछ दिन रहने के लिए अपने मायके आई थी। रात को निशा शाही पनीर, दाल मखनी और खीर बनाती है। खाना खाकर वह सब अपने कमरे में जाते हैं तो नंदनी फिर से अपनी माँ के कान भरना शुरू कर देती है। माँ, आपको पता है भाभी न चुपके से गुलाब जामुन खा रही थी, और जब उन्होंने मुझे देखा तो आपको बताने से मना करने लग गई। सच में? लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि घर में गुलाब जामुन भी रखे हैं। 2 दिन बाद निशा बाजार से कुछ सामान लेने के लिए जाती है। तभी उसके पति मानव का फोन आता है। निशा, क्या तुम बाजार में हो? मैं भी बाजार के पास ही आ रहा हूँ। थोड़ी देर बैठ करो, फिर साथ में शीतल रेस्टोरेंट से नंदनी के लिए और हम सब के लिए डोसा और चाट ले लेंगे। उसे बहुत पसंद है ना? जी ठीक है। फिर कुछ देर बाद, हेलो भाभी, कहाँ हो तुम? बाजार गई हो ना? वो बस दीदी, कुछ ही देर में हम आ रहे हैं। अरे निशा, छोले भटूरे ठंडे हो रहे हैं, नंदनी से बाद में बात कर लेना। नंदनी फोन पर यह सुन लेती है और वह फोन रखकर अपनी माँ के कान भरना शुरू कर देती है। ओ, तो यह महारानी बाहर रेस्टोरेंट में बैठकर आराम से खाना खा रही है। देखा माँ, वो महारानी रेस्टोरेंट में बैठी है और बेचारी मेरी माँ यहाँ भूखी है। इस तरह बाहर का खा खाकर यह तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी खा जाएंगे। लेकिन मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही है। ऐसा ना हो ये दोनों एक दिन तुम्हें इस घर से ऐसे ही निकाल दें, जैसे दूध में पड़ी मक्खी। मैंने नहीं सोचा था मेरी भोली भाली दिखने वाली बहू इतनी तेज निकलेगी। माँ, मैंने ऐसे बहुत से घर देखे हैं जहाँ प्रॉपर्टी मिलते ही बच्चे अपने बूढ़े माता पिता को धक्के मारकर निकाल देते हैं। कहीं वह तुम्हारे साथ भी ऐसा ना करें। इसके लिए एक ही इलाज है, तुम अपनी प्रॉपर्टी ना मेरे नाम कर दो। क्या? कुछ देर बाद मानव और निशा वह खाना लेकर आ जाते हैं, जिसे देख पार्वती का शक यकीन में बदल जाता है और उसे बहुत दुख पहुंचता है। फिर आधी रात को, माँ, भाभी तो आराम से एसी में सो रही है और तुम यहाँ कूलर में पड़ी हो। मुझसे तो नहीं सोया जा रहा, इतनी गर्मी। बेटी, वह तो मेरे ही एसी में सोकर हाथ पांव दर्द होने लगते हैं, इसलिए मैं यहीं सोती हूँ। तू चाहे तो ऊपर वाले कमरे में सो जा, उसमें एसी लगा हुआ है। यह ले चाबी उसमें। दरअसल मैंने कुछ जरूरी पेपर और गहने रखे हैं, इसलिए वहाँ ताला लगाए रखती हूँ। इसके बाद नंदिनी उस कमरे में अपना सामान लेकर शिफ्ट हो जाती है। कुछ दिन बाद पार्वती की दवाइयाँ खत्म हो जाती हैं और वह अपने बेटे से दवाइयाँ लाने को कहती है, लेकिन नंदिनी फोन करके अपने भाई को दवाइयाँ लाने से मना कर देती है। आप रहने देना भैया, माँ की दवाइयाँ मैं ही ले आऊंगी। लेकिन नंदिनी जानबूझकर दवाइयाँ नहीं लाती। शाम को जब दवाइयाँ नहीं आती तो पार्वती की तबीयत खराब होने लगती है। तब नंदिनी झूठ बोल देती है। माँ, भैया जानबूझकर दवाइयाँ नहीं लाए, भाभी ने ही मना किया होगा। ये दोनों तो यही चाहते हैं कि आप ज्यादा दिनों तक जिंदा न रहो, फिर आपकी प्रॉपर्टी इनकी हो जाए। यह सुनकर पार्वती को बहुत गुस्सा आता है और वह अगले ही दिन सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम कर देती है। यह देख नंदिनी बहुत खुश होती है। फिर एक रोज, हेलो नंदिनी, वो काम हो गया ना जिसके लिए तुम गई थी? उस बुढ़िया से पेपर साइन करवा लिए ना? अब तो सारी प्रॉपर्टी अपनी है, अपनी। गलती से वह फोन पार्वती उठा लेती है और वह गुस्से में फोन काट देती है। साथ ही साइन किए हुए पेपर भी फाड़ देती है। ये क्या किया माँ तुमने? पार्वती नंदिनी को जोरदार थप्पड़ मारती है और फिर अपने बेटे बहू के सामने सारी बात बताती है, जिसके बाद वह अपनी बेटी को धक्के मारकर निकाल देती है। इसके बाद नंदिनी अपना छोटा सा मुंह लेकर वहां से चली जाती है। फिर पार्वती अपने बेटे बहू के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।